चीन के ZTQ-15 टैंकों को जवाब देने के लिए लद्दाख में स्वदेशी जोरावर की गर्जना शुरू हुई है। आखिर कैसे पहाड़ों में जोरावर ड्रैगन के ZTQ-15 टैंक का मुकाबला करेगा, इसके लिए इन दोनों टैंकों की ताकत की तुलना आप भी देखिए। चीन का ZTQ-15 टैंक 33 टन वजन का है, जबकि भारत के जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है। देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। सर्दियां आते ही हिमालय की सरहदी चोटियां बर्फ से सफेद हो जाती है, पारा -40 डिग्री तक गिर जाता है। दुनिया के सबसे दुर्गम बॉर्डर पर गश्त और मुश्किल हो जाती है। सर्दियों में हिंदुस्तान के दुश्मन सफेद बर्फ में छुपकर खूनी साजिश रचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा होना असंभव है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों में भारत के बाहुबली गर्जना कर रहे हैं। गौर से ये पराक्रम देखिए, ध्यान से ये गर्जना सुनिए। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर, सुखोई 30 MKI, K9 हवित्जर तोप, ऑल टेरेन व्हीकल, ये भारतीय सेना की नई पावर डोज है। ये 4 सिर्फ हथियार नहीं है, जल से लेकर नभ तक और हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों तक से दुश्मन की सर्दियों वाली साजिश पर करारी चोट है। अब सबसे नई खबर सुनिए। भारतीय सेना और DRDO ने लद्दाख में अपने नए हथियारों का फील्ड ट्रायल किया है। हिमालय के दुर्गम टेरेन में दुश्मन को धुआं करने के लिए बनाए गए स्वदेशी लाइट वेट जोरावर टैंक का सफल परीक्षण हुआ है। सितंबर 2024 में स्वदेशी जोरावर टैंक रेगिस्तानी इलाकों में अपने पहले चरण के परीक्षण पहले ही पूरे कर चुका है। अब 4200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर लद्दाख में न्योमा के ठंडे रेगिस्तान में भारतीय सेना के सबसे नए जोरावर टैंक ने कई राउंड फायरिंग की। वजन में हल्के जोरावर की इस गर्जना ने LAC से लेकर LOC तक तहलका मचा दिया है। जोरावर टैंक LOC और LAC की खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम।
जोरावर टैंक चीन की चालबाजी को भारत का करारा जवाब है। पूरी तरह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया जोरावर टैंक सिर्फ 2 साल में विकसित किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है। ये T-90 जैसे भारत के मुख्य युद्धक टैंक से आधे वजन का है, लेकिन इसकी ताकत कम नहीं है। इसकी ताकत 1000 हॉर्स पावर की है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें 105 मिलीमीटर या उससे ज्यादा कैलिबर की गन लगी है। इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, ड्रोन इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें भी हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। भारतीय सेना का ये नया साथी हल्का और तेज तर्रार है। जोरावर टैंक को खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इसे आसानी से हेलीकॉप्टर से उठाकर चीन और पाकिस्तान की दुर्गम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। जोरावर टैंक को DRDO और L&T ने मिलकर बनाया है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 जोरावर टैंक बनाने का फैसला किया है। 227 तक LOC और LAC के पास जोरावर टैंक की तैनाती हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान भारतीय वायुसेना ने जोरावर टैंक की एयरलिफ्ट क्षमता का भी प्रदर्शन किया, ताकि जरूरत के वक्त इन टैंकों की तैनाती लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से की जा सके। पहाड़ों पर ऑपरेट करने के लिए टैंक को वजन में हल्का होना चाहिए। भारतीय सेना को जोरावर जैसे हल्के टैंक की जरूरत है, क्योंकि चीन ने LAC के पास 500 हल्के ZTQ-15 टैंक तैनात कर रखे हैं। चीन के ZTQ-15 टैंकों को जवाब देने के लिए लद्दाख में स्वदेशी जोरावर की गर्जना शुरू हुई है। आखिर कैसे पहाड़ों में जोरावर ड्रैगन के ZTQ-15 टैंक का मुकाबला करेगा? इसके लिए इन दोनों टैंकों की ताकत की तुलना देखिए। चीन का ZTQ-15 टैंक 33 टन वजन का है, जबकि भारत के जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है। जोरावर टैंक में 105 mm की कैलिबर गन फिट है, जबकि चीन के ZTQ-15 टैंक में 105 mm की राइफल बंदूक है। दोनों ही टैंकों में 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है और दोनों टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। जोरावर टैंक में मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है, जबकि चीन के ZTQ-15 टैंक में कमजोर कंपोजिट आर्मर है। लेकिन भारतीय सेना के नए ब्रह्मास्त्रों में सिर्फ जोरावर नहीं है, नए ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स भी बर्फीले बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। लद्दाख में जोरावर टैंक का परीक्षण चल रहा है, लेकिन भारतीय सेना की ATV से लैस हिमवीर कमांडो सर्दियों में LAC पर पेट्रोलिंग करने के लिए पहले ही अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अब बर्फीले पहाड़ों में भारत के दूसरे बाहुबली यानी ऑल टेरेन व्हीकल का ये सबसे नया वीडियो ध्यान से देखिए। हिमालय के दुर्गम और सरहदी टेरेन में सेना के जवान इन्हीं ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर कश्मीर की घाटी तक हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय सेना के ये अलग अलग तरह के ऑल टेरेन व्हीकल आराम से दौड़ सकते हैं। सेना के जवानों को लेकर ये ATV किसी भी तरह के ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई, ढलान, पथरीले रास्तों पर बेहद तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 12 सुखोई खरीदने की और 100 K9 वज्रा हाउट्जर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में तेज रफ्तार से पहुंचने और पेट्रोलिंग के लिए इन गाड़ियों को हल्का और तेज बनाया गया है। लेकिन जोरावर टैंक और ATV के अलावा नई स्वदेशी हॉवित्जर गन K9 वज्र भी दुर्गम इलाकों में तैनात होने के लिए तैयार है। भारतीय सेना को
100 नई K9 वज्र हॉवित्जर तोपें मिलने वाली है। टैंक जैसा दिखने वाला K9 वज्र बलशाली भी है और घातक भी। ये गन कोरिया से ली गई है और इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। वज्र 155 mm की 52 कैलिबर वाली गन है। इसे किसी गाड़ी के पीछे टो करके ले जाने की जरूरत नहीं। ये ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है। इसका वजन 47 टन के करीब है और इतने वजन के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। अलग अलग तरह के ये एम्युनिशन 28 से 38 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये गन 30 सेकंड में 3 राउंड, 3 मिनट में 15 और 60 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकती है। वज्र को डायरेक्ट फायरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और 1 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। सुरक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट समिति यानी CCS ने रक्षा जरूरतों को देखते हुए बड़े हथियार खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 100 से ज्यादा K9 वज्र तोपें और 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जाएंगे। यह सौदा कुल 21,100 करोड़ रुपए का है, जिनमें से 7,600 करोड़ रुपए में 100 K9 वज्र स्वचालित ट्रैक गन सिस्टम की खरीद होनी है और 13,500 करोड़ रुपए में 12 सुखोई 30 MKI की खरीद होगी। भारतीय कंपनी L&T और दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा डिफेंस मिलकर स्वचालित K9 वज्र तोपें बना रही है और रूस के लाइसेंस के तहत सुखोई 30 MKI को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हाल के नासिक डिवीजन में बनाया जाएगा। यानी हाई ऑल्टीट्यूड में चीन की विस्तारवादी साजिशों को सबक सिखाने के लिए भारत के नए जंगबाज आ रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी चाक चौबंद होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। जोरावर ऑल टेरेन व्हीकल, नई K9 वज्र तोपें और सुखोई 30 MKI के अलावा भी कई नए हथियार भारतीय सेना को नई शक्ति दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है बाज। कैसी है बाज की शक्ति और बाज कैसे सरहद पार से आने वाले आतंकियों के लिए काल बन जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग हो या इजराइल हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई, बीते कुछ सालों में आपने ड्रोन से गिरते बम और उनसे हुई तबाही के कई वीडियो देखे होंगे। ये ड्रोन बेहद महंगे होते हैं और बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन भारतीय सेना को एक ऐसे ड्रोन की जरूरत थी जो कश्मीर घाटी के घने जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढकर सटीक हमले में ढेर कर सके। भारतीय सेना ने दुनिया का पहला ऐसा अटैक ड्रोन बनाया जिसमें रॉकेट लॉन्चर फिट है। ये पहला एक तरह का ड्रोन है जो एक रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है, जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के टैंक या बंकर बस्टिंग या किसी लॉजिस्टिक हब को डिस्ट्रॉय करने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम किसी भी तरह का ऑटोमेटिक राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर या फिर मोटार बॉम्ब्स या एक्सप्लोजिव्स किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर है पायलटेड मोड में और 10 किलोमीटर ऑटोनोमस मोड में, और 80 किलोग्राम तक का वजन ये प्लेन्स में उठा सकता है। और हाई ऑल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर भी 45 kgs तक वजन ये उठा के जा सकता है। अटैकिंग ड्रोन बाज को भारतीय सेना ने विकसित किया है। ये पहला ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है और दुश्मन के टैंक, बंकर, लॉजिस्टिक हब को भी खत्म कर सकता है। पायलट मोड में इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और ऑटोनोमस मोड में ये 10 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन को ढेर कर सकता है। मैदानी इलाकों में भारतीय सेना का बनाया बाज ड्रोन 80 किलो तक वजन उठा सकता है। ऊंचे पहाड़ों की टफ टेरेन में भी ये 45 किलो तक वजन उठाकर आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। भारतीय सेना का बाज दुनिया का इकलौता ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें ऑटोमेटिक राइफल से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक लगाया जा सकता है और घने जंगलों या दुर्गम इलाकों में ड्रोन उड़ाकर बाज की नजर से न सिर्फ दुश्मन और घुसपैठिया आतंकियों को ढूंढा जा सकता है,
बल्कि कैमरे की मदद से टारगेट लॉक करके रिमोट कंट्रोल से उन्हें वहीं ढेर किया जा सकता है। ये वही रॉकेट लॉन्चर है जो अभी तक हम शोल्डर पे रख के फायर करते आ रहे थे। अभी हमने उसको एक ड्रोन पे लगा दिया है, जिससे कि अब हम उसे एक हाइट पे ले जाके और हर किस्म के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑटोमेटिक राइफल्स जैसे AK-47 या LMG इस राइफल्स भी फायर कर सकता है, मोटार बॉम्ब्स को ड्रॉप कर सकता है, ID एक्सप्लोजिव्स को भी ड्रॉप कर सकता है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकी और घुसपैठियों पर कहर बनकर टूटने वाले बाज अटैक ड्रोन के अलावा भारतीय सेना ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। परवा देश के दूसरे हिस्से में बात चीन की, जिसे साजिश की लत लग चुकी है। भारत के खिलाफ चीन के षड्यंत्र और विस्तारवादी प्लान का नया अड्डा म्यांमार है, जहां शी जिनपिंग ने अपनी प्राइवेट आर्मी तैनात कर दी है। दावा तो इस आर्मी से म्यांमार में अपने कारोबारी ठिकानों की हिफाजत करना है, लेकिन क्या इसके पीछे असल मकसद भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ना तो नहीं है? आइए देखते हैं। कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। And what steps are being taken to stop this drug entering from India from Myanmar? Our position regarding our borders is very clear. Because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy, which has historically been there. म्यांमार गृह युद्ध की आग में जल रहा है और चीन इस पर साजिश की रोटी सेकने में जुट गया है। भारत के इस पड़ोस में सैन्य तानाशाही विद्रोहियों के आगे दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही है। यह बात आपने शायद सुनी होगी। म्यांमार के विरोही अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, लेकिन इन सब के बीच चीन कैसे इन देशों में अपनी पैठ या यूं कहे कि घुसपैठ बढ़ाने में जुटा है, इस पर अब तक की सबसे बड़ी खबर और खुलासा आज हम आपको दिखाने वाले हैं। खबर है कि चीन ने म्यांमार में अपनी प्राइवेट आर्मी तैनात कर दी है। खबर इसके आगे बढ़ चुकी है और चीन की कम्युनिस्ट सरकार म्यांमार की सैन्य हुकूमत के साथ मिलकर एक साझी निजी सेना भी बनाने जा रही है। जाहिर है ये खबर भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि म्यांमार वो देश है जिससे हमारी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जिस देश से हमारे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सरहद साझा करते हैं, वहां चीन की सबसे नई साजिश बेहद चौंकाने और सावधान करने वाली है। खबर है कि चीन ने म्यांमार में प्राइवेट आर्मी की 4 कंपनियां तैनात की हैं। इन टुकड़ियों में हथियारबंद चीनी नागरिक भी शामिल हैं, जो कहने को तो अपने देश के आर्थिक और सामरिक हितों की हिफाजत में जुटे हैं, लेकिन अब चीन के निजी सेना के जवानों के म्यांमार के गृह युद्ध में भी शामिल होने का अंदेशा है, और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से ही भारत की संसद में भी म्यांमार समेत तमाम पड़ोसी देशों से पैदा खतरों पर चिंता जताई जा रही है। Nepal has printed on their currency showing Indian territories. And what steps are being taken to stop this drug entering from India from Myanmar? And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry in India? कहने को सवाल का सरोकार नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों पड़ोसी मुल्कों से जुड़ा है, लेकिन जवाब में हमारे विदेश मंत्री ने जो कहा उसे सुनना और उसके मायने समझना बेहद जरूरी है। Our position regarding our borders is very clear. So I think if there is any expectation in any of our neighbors that by doing something it would get India to change its position,
I think they should be very clear that is not the case. I'm sure the entire House agrees with me in that regard. With regard to Myanmar, sir, because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy, which has historically been there. But we are sensitive to the requirement of the border communities. So it is something which we are working on. And part of the challenge is that there is very little government authority on the other side of the border. So most of what we have to do ourselves. But definitely there is today a much greater presence there to secure our borders and to monitor the movement of people across the borders. यकीनन म्यांमार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहां कई इलाकों में विद्रोही सत्ता कायम हो चुकी है। वहां हालात अराजक हो चुके हैं, जिसका फायदा उठाने में जुटे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यानी म्यांमार में चीन की परियोजनाओं वाले कई इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अपने निवेश को बचाने के खातिर जिनपिंग ने प्राइवेट आर्मी का पैंतरा चला है, जो दिखाने के लिए म्यांमार चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा करेगी, जिसमें रेलवे और तेल गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये आर्थिक गलियारा चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग को म्यांमार के पश्चिमी तट पर रखाइन राज्य के क्वेक फ्यू से जोड़ता है। चीन रखाइन में एक बंदरगाह भी बना रहा है, लेकिन अब रखाइन में विद्रोही अराकान आर्मी ने म्यांमार सेना को खदेड़कर अपनी सत्ता कायम कर ली है। ऐसे में चीन के सामने अपने इस प्रोजेक्ट को अराकान आर्मी से बचाने की चुनौती है। चीन की मुसीबत सगाइंग क्षेत्र में भी बढ़ चुकी है, जहां म्यांमार के विद्रोही गुट ने उसके निकेल प्रॉक्सी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। और तो और मांडले क्षेत्र में चीनी निवेश वाली सीमेंट फैक्ट्री पर भी म्यांमार के विद्रोही गुट का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अब म्यांमार के विद्रोहियों से अपनी परियोजनाओं को बचाने के लिए चीन ने यहाँ प्राइवेट आर्मी उतार दी है, जो भारत के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। चाइना एक बार जहां पैर जमाता है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता और बढ़ जाती है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि म्यांमार आर्मी और चाइनीज की ये जो प्राइवेट फोर्स है, दोनों मिलकर एक तरीके की कोठरी बन जाएगी एंटी इंडिया, जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव खत्म होने के कगार पर है, लेकिन इस पड़ोसी पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन को दगाबाजी की पुरानी बीमारी है, जिसे लेकर देश की संसद में भी आवाज उठ रही है। जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। ये सच है कि चीन सीमा पार से ऐसी साजिशें रचता रहता है, लेकिन अब म्यांमार में वो चल रही है जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का जरिया बन सकती है, क्योंकि चीन की प्राइवेट आर्मी म्यांमार में अपनी पूंजी बचाने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को भी भड़काने की कोशिश कर सकती है। म्यांमार में 2021 के तख्ता पलट के बाद वहां की सैन्य सरकार के मुखिया मिंग ऑंगलाइंग बेहद कमजोर हो चुके हैं। विद्रोही सेना देश की आर्मी पर हावी है। ऐसे में मुमकिन है कि म्यांमार की सैन्य सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ही चीन को प्राइवेट आर्मी तैनात करने की मंजूरी दी हो, लेकिन चीन की फितरत दुनिया जानती है, वो अपने निजी स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में वो सीरिया में रूस समर्थक असद सरकार के तख्ता पलट से सबक लेकर म्यांमार में प्राइवेट आर्मी की आड़ में अपनी सरकारी सेना पीएलए भी उतार सकती है। एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये कि चीन ने जिस तरीके से म्यांमार में अपनी प्राइवेट आर्मी अपने एसेट्स के लिए, चाहे कहा जाए एक्सक्यूज वो रहेगा कि उनके अपने हितों के लिए उसको डिप्लॉय किया गया है। चाइना की आर्मी, चाहे वो प्राइवेट ही कह लीजिए, आई एम वेरी श्योर कि वो कमांड करी जाएगी रेगुलर फोर्सेस द्वारा, डायरेक्ट करी जाएगी रेगुलर फोर्सेस द्वारा, बट अपने आप में इंडिया
म्यांमार के बायलैटरल रिलेशन में स्ट्रेन्स आएंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश में गृह युद्ध के बाद तख्ता पलट हो चुका है और अब म्यांमार में भी ऐसा हुआ। विद्रोहियों के हाथ में उस देश की कमान आई तो यकीन मानिए उसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा। वैसे ही म्यांमार की सैन्य तानाशाही में वहां के रोहिंग्या समुदाय का पलायन और सीमा पार से नशे का कारोबार भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। प्राइवेट आर्मी के खेल में चीन नया खिलाड़ी है। उससे पहले अमेरिका और रूस इसके महारथी रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सुपर पावर की रेस में नंबर 1 बनने के लिए चीन प्राइवेट आर्मी के खेल में उतरा है या फिर उसका मकसद कुछ और ही है। आइए देखते हैं। शी जिनपिंग का मकसद रूस और अमेरिका से आगे निकलना है। ऐसे में अब वो भी निजी सेना के जरिए प्रॉक्सी वार में शामिल होना चाहते हैं। बताया जाता है कि चीन इस खेल में वैसे तो 2009 में ही उतर गया था, लेकिन पूरे 15 साल बाद अब जाकर म्यांमार में चीन की प्राइवेट आर्मी दुनिया के सामने आई है, जो दावे के मुताबिक म्यांमार में चीन की परियोजनाओं को विद्रोहियों से बचाने की जंग लड़ेगी। लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके जरिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने प्रतिद्वंदियों से पर्दे के पीछे वाली लड़ाई भी लड़ सकती है। हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन ये प्राइवेट आर्मी क्या भला है, तो इसको समझने से पहले आपको हाल ही के दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग का मंजर देखना होगा। हिजबुल्लाह लेबनान का एक चरमपंथी सियासी संगठन है जिस पर ईरान का हाथ है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हथियार से लेकर पैसे तक ईरान ही मुहैया कराता रहा है। गाजा की जंग में इजराइल से मुकाबला कर रहे हमास के लड़ाके भी ईरान प्रायोजित ही माने जाते हैं। तो यमन का विद्रोही गुट हूती भी ईरान के दिमाग की ही उपज माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में रूस की वैगनर आर्मी भी खूब सुर्खियों में थी। आखिरी वजह तो उसके प्रमुख येवगेनी प्रागोजिन की बगावत और हवाई जहाज में उनकी मौत थी। लेकिन इससे पहले वैगनर आर्मी ने यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस के कब्जे में बड़ी भूमिका निभाई। रूस ने वैगनर आर्मी के लड़ाकों को अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों में तैनात किया था। अमेरिकी संस्था द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया में करीब 10 देशों में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां हैं। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जिन्हें सुपर पावर समझा जा सकता है। मसलन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ज्यादातर देशों ने फौज से या खुफिया एजेंसी से रिटायर अधिकारियों की प्राइवेट आर्मी बनाई है। ये मोटी रकम लेकर अमीर लोगों, खतरनाक हालत में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों और तानाशाहों को सुरक्षा देती है। ऐसा कर ये निजी सेनाएं अरबों डॉलर का धंधा करती हैं। प्राइवेट आर्मी की सेवाएं पूरी दुनिया में बिकती हैं। ये उन जगहों पर भी काम करती हैं जहां रेगुलर आर्मी काम नहीं करती। लॉस एंजलिस टाइम के मुताबिक प्राइवेट आर्मी का सबसे बड़ा इस्तेमाल साल 2007 में अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान किया था, जब प्राइवेट आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स ने 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिकी सरकार के समर्थन में लड़ने के लिए वहां भेजा था, जबकि अमेरिका के 1,60,000 सैनिक ही मोर्चे पर तैनात थे। ऐसी ज्यादातर आर्मी अपने मूल देश में किसी बिजनेस कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती हैं। वो जहां भी ऑपरेशन करती है वहां जमकर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन किसी न किसी तरह से वो बेदाग छूट जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके लिए नैतिकता, नियम, उसूल कुछ काम नहीं करता। इनका ईमान सिर्फ पैसा और अपने आका के इशारे पे साजिशों को अंजाम देना होता है। अमेरिका के पास करीब 5 प्राइवेट आर्मी ग्रुप हैं। इन ग्रुप में 83,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इनमें सबसे खतरनाक ग्रुप है ब्लैक वाटर। ऐसा माना जाता है कि तकनीक के मामले में ये दुनिया की सबसे एडवांस प्राइवेट आर्मी है। इनके पास अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्टिलरी और यूएवी जैसे घातक हथियार हैं। रूस की वैगनर आर्मी की कहानी आप देख चुके हैं, जिसमें करीब 25,000 लड़ाके माने जाते हैं। ब्रिटेन के पास भी एरिनी इंटरनेशनल जैसी प्राइवेट आर्मी है, जिसमें करीब 16,000 जवान हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट आर्मी यूनिटी रिसोर्स ग्रुप बेहद प्रोफेशनल तौर पे काम करती है। इस ग्रुप के पास दुनिया भर में 1200 जवानों का स्टाफ है।
जबकि चीन ने भी हांगकांग में फ्रंटियर सर्विस ग्रुप के तौर पर प्राइवेट आर्मी शुरू की थी, जिसका मकसद दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएट यानी BRI प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा करना था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भी प्राइवेट आर्मी के गठन का प्लान बनाया है, जो पाकिस्तान में चीन के अधिकारियों की हिफाजत करेगी, क्योंकि 2021 से अब तक पाकिस्तान में चीन के अधिकारियों पर 14 हमले हो चुके हैं। इनमें 20 चीनी नागरिक मारे गए। ऐसे में अब यहाँ भी चीन प्राइवेट आर्मी वाला दांव चल सकता है, जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी विद्रोहियों से अपने नागरिकों को बचाना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देना भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। परवा देश की में अब बात ईरान की उस बारूदी तैयारी की जो युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकता है। इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से मुकाबले के लिए भी ईरान ने तैयारी कर ली है। ईरान ने खुद को अभेद्य बनाने के लिए ऐसे नए ड्रोन का आविष्कार किया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि खामेनेई के ये पावरफुल ड्रोन अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। खामेनेई के ड्रोन आविष्कार से बाइडेन प्रशासन में भी खलबली मच गई है। अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए क्या है ईरान की तैयारी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। न फाइटर जेट, वॉर जोन में अब ड्रोन बन गया है गेम चेंजर हथियार। ड्रोन मौजूदा समय में एक ऐसा हथियार है जो किसी भी जंग का रुख पलटने का मादा रखता है। ड्रोन एक ऐसा विध्वंसक है जो दुश्मन पर अटैक के साथ साथ जासूसी और निगरानी में भी माहिर है। दुनिया में कई फ्रंट पर जंग छिड़ी हुई है। युद्ध में पारंपरिक हथियारों की जगह ड्रोन बहुत बड़ा हथियार साबित हो रहा है। रूस और यूक्रेन पिछले करीब 3 सालों से जंग में ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह की जंग में ड्रोन हमलों को सबसे ज्यादा देखा गया है। दुनिया के तमाम पावरफुल देश घातक ड्रोन बनाने और उसे खरीदने की होड़ में शामिल हैं। लेकिन इस रेस में एक ऐसा मुल्क बहुत तेजी से ड्रोन पावर पर काम कर रहा है जिसकी पश्चिमी देशों से बिल्कुल नहीं बनती। वो देश है ईरान। जंग के बीच ईरान काफी समय से अपनी ड्रोन शक्ति को मजबूत कर रहा है। तो क्या ईरान जंग की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की IRGC का दावा है कि ईरान एक बेहद घातक ड्रोन बना रहा है जो युद्ध में गेम चेंजर ड्रोन साबित होगा। जंग के मैदान में अब ईरान स्टिल्थ जेट पावर से लैस अपना एक बेहद घातक ड्रोन कहर 313 ला रहा है। इसकी झलक भी दुनिया को ईरान ने दिखा दी है। IRGC ने दावा किया है कि ईरान के इस नए ड्रोन का जंगी ट्रायल चल रहा है। यह एक कॉम्बैट स्टिल्थ जेट पावर ड्रोन है जिसका फ्लाइट टेस्ट करके ईरान ने अपने विध्वंसक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान अभी अपने नए ड्रोन के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये ड्रोन भी ईरान के शाहेद 136, अबाबील, अरश-2, फोथरोस, मिराज, मोहाजेर 10 और कमांड 22 ड्रोन की तरह ही होगा। दुनिया ने तमाम सैंक्शन लगाई ईरान के ऊपर, आइसोलेट किया हुआ, अकेला किया हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी
चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो और ड्रोन का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दुनिया में एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें उनसे ड्रोन्स ले रही हैं। ईरान जिस तरह से अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ा रहा है वो अमेरिका के लिए भी चिंता पैदा करने वाला है। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क के आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते देखे गए थे। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए थे, लेकिन पेंटागन ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये किसी दूसरे देश के ड्रोन नहीं थे। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इसकी अभी जांच कर रही हैं। पहले अमेरिका ने कई बार ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को चेतावनी भी दी है, जो 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। आपको याद दिला दें, 1 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से ही हमला किया गया था। तब यह कहा गया था कि नेतन्याहू के आवास को टारगेट बनाकर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया था। माना जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से खतरनाक ड्रोन, मिसाइल और अन्य विध्वंसक हथियार मिलते रहे हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह इजराइल से बारूदी टकराव ले रहा है और उस पर हमले कर रहा है। ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम लागत वाले और बेहद ताकतवर होते हैं। ईरानी रणनीतिकारों का सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि कम लागत में कैसे ज्यादा से ज्यादा असर डाला जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान महज $20,000 में ड्रोन बना लेता है, लेकिन कम लागत वाले ड्रोन का काउंटर करने के लिए मिसाइल की जरूरत पड़ती है, जो कि ड्रोन की तुलना में काफी महंगा साबित होता है। ईरान के पास ऐसे कई ड्रोन हैं जो अपनी खूबियों के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दुनिया ने देखा है कि ईरान के शाहेद ड्रोन ने यूक्रेन जंग में काफी विध्वंस मचाया है। ईरान के पास शाहेद 136 नामक अपग्रेडेड वर्जन भी है। शाहेद 136 को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 11 फीट है। इसमें 66 और 110 पाउंड के वजन वाले हथियार उठाने की क्षमता है और अधिकतम रेंज 1000 से 1600 मील के बीच है। शाहेद 136 ड्रोन तेज गति का ड्रोन है। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में मंडराता रहता है और तभी हमला करता है जब कोई टारगेट पर नजर आता है। छोटे होने की वजह से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ईरान का इतना घातक ड्रोन जिसने कीव को दहलाया, जिसने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया, अब अपने ऐसे ही घातक ड्रोन को ईरान अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में इस्तेमाल करेगा। ईरान के ड्रोन इजराइल के साथ साथ अमेरिका तक के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहले यूक्रेन वॉर, उसके बाद गाजा युद्ध, दोनों जंग में ईरानी ड्रोन्स की पावर ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया गुटों को अपना अबाबील 2 ड्रोन भी दे रखा है। ईरान के प्रॉक्सी गुट इस ड्रोन का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। अबाबील 2 ड्रोन को ईरान ने अबाबील पक्षी की तरह ही तेज बनाया है। अबाबील 2 ड्रोन का वजन 27 किलोग्राम है। टेक ऑफ वजन 82 से 127 किलोग्राम है। यह 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज भी 120 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे विशेष रूप से निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। अबाबील ड्रोन की तरह ही 2010 में लॉन्च किए गए करार स्ट्राइकर ड्रोन पर भी ईरान को बहुत नाज है। ईरान अपने करार ड्रोन को बड़े पैमाने पर ईरान की वायु रक्षा के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करता है। तकनीकी विकास खास तौर पर चीन की मदद से किया है। ईरान अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपनी सामरिक रणनीति को मजबूत कर रहा है और खास तौर से इजराइल के खिलाफ अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस को सप्लाई किए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किए गए हमलों में किया जाता रहा है। इनके अलावा ईरान समर्थित गुटों ने पिछले दिनों इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए थे। और अब बात भारत के पावर पंच की। मोदी सरकार की योजनाओं में पीएम सूर्य घर स्कीम लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोगों को 0 बिजली बिल के साथ साथ कमाई का भी मौका मिल रहा है। सरकार का मानना है कि नए साल में करीब 25 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट।
सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। पीएम सूर्य घर स्कीम एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है जिससे बिजली की समस्या दूर हो सकती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत कोई भी अपने घर में सोलर पैनल लगा सकता है। इसकी लागत भी बहुत कम है, क्योंकि जिस कीमत में सोलर प्लांट घर में लगता है उस कीमत के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। दिल्ली से सटे मेरठ के नई मोहनपुरी के रहने वाले जगदीश प्रसाद और कई दूसरे लोगों ने TV9 भारतवर्ष से इस बारे में अपने अनुभव भी साझा किए। बिल आता था मेरा 5,000, उसके बाद मेरा आया 800 रुपये, अब क्या आया 578 रुपये। तो मैंने इसका प्रचार दूसरी जगह भी किया, लोगों को बताया। सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका यह है कि इसमें कोई जगह की आवश्यकता नहीं है, हम छत पे भी ये लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जगह की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। ज्यादातर घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं। लोगों का मानना है कि सोलर प्लांट लगवाने से फायदे ही फायदे हैं, साथ ही बिजली बिल की टेंशन भी नहीं है। मेरठ की चारू कंसल ने भी कहा कि पीएम सूर्य घर स्कीम उनके लिए एक वरदान बन गई है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के लिए भी पीएम सूर्य घर योजना रोजगार का एक अच्छा साधन बन चुकी है। और इस चीज़ से हम इतने खुश हैं कि हमारा बिजली का बिल तो आधा हो ही रहा है, और आधा के बहुत ही कम हो रहा है, और क्या बोलते हैं वो सरकार को जाती भी है बिजली हमारी, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इसमें मुझे लगा कि एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, सब्सिडी कस्टमर्स को मिल रही है। दूसरा, एक कोल पर डिपेंडेंस हमारे देश का खत्म होगा। पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत यूपी में 25 लाख उपभोक्ताओं का टारगेट दिया गया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अनुसार अब तक 7,049 उपभोक्ताओं के यहाँ सोलर इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। इसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी भी मिलती है कनेक्शन लेने पर, राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है। जैसे 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये केंद्र सरकार का अनुदान है, 15,000 रुपये राज्य सरकार का, कुल 45,000 रुपये का अनुदान मिलता है। दरअसल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मकसद भारत में सोलर सहायक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत इस दिशा में बड़े मुकाम हासिल कर लेगा। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की।